जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की बात करते हैं। ऐसा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, ऐसा कंप्रेशन फंक्शन जो कि बेसिकली ऑलरेडी बने हुए इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम या कॉन्फिडेंशियलिटी के एल्गोरिदम या क्रिप्टोग्राफिक के एल्गोरिदम पे बेस कर रहा है। उस एल्गोरिदम की आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है व्हिर्लपूल। हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि मैसेज की इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करने के लिए जो सिग्नेचर बनाए जाते हैं, वो सिग्नेचर बनाने के लिए किस तरह के हैश फंक्शन या किस तरह के कंप्रेशन फंक्शन यूज़ होते हैं। हमने उसकी दो कैटेगरीज़ की बात की थी, ऐसे कंप्रेशन फंक्शंस, ऐसे क्रिप्टोग्राफिक ऐसे हैश फंक्शन जिनका पर्पस ही डाइजेस्ट बनाना है। उसकी कैटेगरीज़ में, उसकी एग्जांपल्स में हमने मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम की बात की। और दूसरा कंप्रेशन फंक्शन हमने ऐसे देखे थे जो कि बेसिकली तो क्रिप्टोग्राफी या फिर इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनको ऑल्टरनेटिवली हम डाइजेस्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी उसी की वेल नॉन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल जो है, जो एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ व्हिर्लपूल। व्हिर्लपूल एक अगेन आइटरेटेड क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है। आइटरेटेड है तो इसका मतलब है कि ये भी किसी न किसी आइटरेशन के रूल को फॉलो करता है। और ये कौन सी स्कीम फॉलो करता है? ये मियाँ गुची स्कीम को फॉलो करता है। ठीक है। और ये सिमेट्री ब्लॉक साइफर को यूज़ करता है इन प्लेस ऑफ कंप्रेशन फंक्शन। यानी यहाँ पे कंप्रेशन फंक्शन जो यूज़ होता है, आप कह सकते हैं इसके कंप्रेशन फंक्शन एक्चुअली कोई ना कोई ब्लॉक साइफर होता है, डीएस या फिर एएस। ब्लॉक साइफर को यहाँ पे हमने व्हिर्लपूल के अंदर जो यूज़ किया है ब्लॉक साइफर, वो एईएस है। और वो क्या है? मॉडिफाइड एईएस है। जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस यहाँ पर अब कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करना नहीं, बल्कि डाइजेस्ट बनाना, यानी मैसेज की इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करना है। हम व्हिर्लपूल साइफर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन उसकी समरी और एक एनालिसिस लेते हैं। व्हिर्लपूल हैश फंक्शन की बात करें तो व्हिर्लपूल हैश फंक्शन के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही आपके पास मैसेज का कोई एक स्पेसिफिक साइज़ है। जैसे वहाँ पे हमने कहा था सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम में मैसेज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 1024 बिट ब्लॉक। व्हिर्लपूल हैश फंक्शन के साथ मैसेज का साइज़ होना चाहिए मैसेज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 256 बिट ब्लॉक। यानी मैसेज जो ओरिजिनल मैसेज है प्लस उसके अंदर पैडिंग और मैसेज लेंथ को अगर हम टोटल देखते हैं तो इसका टोटल साइज़ क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 256 बिट ब्लॉक, नॉट इवन मल्टीपल। यानी 1 इंटू 256 हो सकता है, 3 इंटू 256 हो सकता है, यानी एक ब्लॉक हो सकता है 256 बिट्स का, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 2 4 6 नहीं हो सकते। अगेन यहाँ पे मैसेज की प्रिपरेशन का वही तरीका है जैसे सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम है। ओरिजिनल मैसेज के अंदर सबसे पहले मैसेज लेंथ की बिट्स यानी 256 बिट्स ऐड की जाती हैं। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि अब रिमेनिंग कितनी पैडिंग बिट्स ऐड करनी है मैसेज को 256 बिट का ऑड मल्टीपल बनाने के लिए। ठीक है। मैसेज और पैडिंग बिट को फिर डिवाइड किया जाता है 512 बिट्स के ब्लॉक्स में। यानी 256 बिट ब्लॉक का जो ऑड मल्टीपल ऑफ 256 बिट्स ब्लॉक का जो टोटल मैसेज होता है उसको 512 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। 512 बिट्स के जितने भी ब्लॉक मैसेज से बने उतने हम उसको 512 बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। फिर क्या किया जाता है? हर 512 बिट के ब्लॉक को एक व्हिर्लपूल साइफर यानी कि मॉडिफाइड एईएस से गुजारा जाता है। उस व्हिर्लपूल साइफर के लिए, उस कंप्रेशन फंक्शन के लिए पहली इनपुट तो मैसेज का ब्लॉक होती है, दूसरी इनपुट उसके पास क्या होती है जी? डाइजेस्ट होता है। और पहले कंप्रेशन फंक्शन या पहले बेसिकली व्हिर्लपूल साइफर के लिए चूँकि प्रीवियस कोई भी डाइजेस्ट क्रिएटेड नहीं होता, इसलिए हम उसमें इनिशियल डाइजेस्ट H0 512 बिट्स ऑल ज़ीरोज़ लेते हैं। सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम में आपके पास H0 H0 ऑल ज़ीरो बिट्स नहीं थी, ऑल ज़ीरो 512 बिट्स नहीं थी, बल्कि वहाँ पर आपके पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की बेस पे 512 बिट्स बनाई गई थी। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को लेके तो इनिशियल डाइजेस्ट बनाया था। लेकिन यहाँ पे इनिशियल डाइजेस्ट में ऑल ज़ीरोज़ यानी 512 ज़ीरो बिट्स जो हैं वो पहले कंप्रेशन फंक्शन या पहले बिल्कुल साइफर को दी जाएंगी, दूसरी 512 बिट्स मैसेज की दी जाएंगी। आउटपुट जो रिज़ल्ट क्रिएट होगा उस रिज़ल्ट को नेक्स्ट बिल्कुल साइफर के पास भेजने से पहले उस रिज़ल्ट को उसी बिल्कुल साइफर के दोनों इनपुट्स के साथ एक्सॉर करके फिर जो है ना नेक्स्ट बिल्कुल साइफर को पास किया जाता है। सिमिलरली लास्ट
वाले ब्लॉक के लिए इनपुट जो है क्या होगी, पिछले ब्लॉक की आउटपुट को पिछले ब्लॉक की दोनों इनपुट्स के साथ एक्सॉर करके और फिर लास्ट ब्लॉक की आउटपुट को अगेन उसकी दोनों इनपुट्स के साथ एक्सॉर करके फाइनली 512 बिट का मैसेज डाइजेस्ट बनाया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस करनी है, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम के अंदर आपके पास मैसेज का ब्लॉक का साइज 1024 बिट था, लेकिन इसका कंप्रेशन फंक्शन 512 बिट का डाइजेस्ट बनाता था। यहाँ पे हमने मैसेज के ब्लॉक भी 512 बिट का लिया और आउटपुट भी 512 बिट की निकल रही है, क्योंकि हम जो है बात कर रहे हैं अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, यहाँ पे हम AES यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है DES और AES के अंदर जितना हम इनपुट देते हैं उतनी ही हमारे पास आउटपुट का ब्लॉक निकलता है। फॉर एग्जांपल 64 बिट की इनपुट है तो 64 बिट की आउटपुट है, अगर 128 बिट की इनपुट है तो 128 बिट की आउटपुट है, इसलिए 512 बिट इनपुट देंगे तो 512 बिट ही आउटपुट निकलेगी। अगेन ये वाला डिफरेंस भी याद रखना है कि व्हिर्लपूल के अंदर एच नॉट जो है वो ऑल 050 to 512 बिट्स हैं, जबकि सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम के अंदर आपके पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स से एच नॉट इनिशियल डाइजेस्ट बनाया जाता है। बहरहाल जी ये इसका जनरल आइडिया। अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि व्हिर्लपूल साइफर के इंक्रिप्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, यानी इंक्रिप्शन कैसे होती है। ये ब्लॉक अभी तक हमारे लिए सरप्राइज़ है, इसके अंदर क्या होगा हमें नहीं पता, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये चीज़ जनरल आइडिया बिल्कुल साफर का कि हमने किस तरह से AES को मॉडिफाई किया। AES को हमने कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया है कि AES के अंदर आपके पास प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन और 10 राउंड्स यूज़ होते हैं, यानी आपके पास आप कह सकते हैं कि AES 10 जैसा है जिसके अंदर 11 राउंड्स हैं, प्री राउंड प्लस 10 राउंड्स। और प्री राउंड को आपके पास जो की दी जाती है वो K0 है, राउंड 1 के लिए K2 एंड अप टू K10 तक कीज़ होती हैं, 512 बिट्स की इनपुट आती है और 512 बिट्स की साइफर की एक सेंडर रिसीवर डिसाइड करते हैं, जिसको एक्सपैंड करके 512 राउंड कीज़ जनरेट की जाती हैं, वो मैसेज को पास की जाती है। 512 बिट का प्लेन टेक्स्ट तो मैंने ज़रा समझ आ गया कि यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन ये जो इनिशियल डाइजेस्ट है या फिर हर जो आपके पास ब्लॉक आउटपुट है वो आपके पास कहाँ पे यूज़ होता है, यानी दो इनपुट्स है ना आपके पास हर इंक्रिप्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक इनपुट नज़र आ रही है, तो एक इनपुट तो आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट हो गया, दूसरी इनपुट जो आपके पास डाइजेस्ट है या आउटपुट है पिछले इनिशियल डाइजेस्ट है या फिर पिछले इंक्रिप्शन फंक्शन के का आउटपुट है एग्जॉर्ब किया हुआ, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। जी नेक्स्ट हम बिल्कुल का हमें जनरल आइडिया मिल गया, अब हम इसकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं। इसकी डिटेल्स में हमारे पास नेक्स्ट आता है जी कि ये बिल्कुल साइफर के अंदर ये जो इसके हर राउंड के अंदर क्या इसकी वर्किंग है हम उसे देखते हैं, और जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो कौन कौन सी हम उसे देखते हैं। सबसे पहले ज़रा हम AES को अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं। AES आपके पास क्या था, AES आपके पास बेसिकली AES के अंदर भी हम जो डाटा के डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे थे वो ब्लॉक एंड स्टेट था बेसिकली। या व्हिर्लपूल के अंदर भी ब्लॉक एंड स्टेट की फॉर्म में ही डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ब्लॉक ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ वन ब्लॉक ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ 64 बेसिकली बाइट्स है। 64 बाइट्स को अगर आप देखें तो 64 इंटू 8 आपके पास बनता है सर इसमें आपके पास हर जो है B0 वो एक बाइट है। सो बेसिकली आपके पास इसके अंदर 63 बाइट्स हैं, इसका मतलब है 64 बाइट्स हैं इसके अंदर, इसका मतलब है आपके पास इसमें 16 वर्ड्स हैं। अगर आप वर्ड की बात करें तो एक वर्ड जो कि 4 बाइट से मिलके बनता है, तो 4 बाइट एक वर्ड के अंदर आपके पास 32 बिट्स हैं। टोटल आपके पास यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, टोटल यहाँ पे आपके पास 16 वर्ड हैं। 32 इंटू 16 आपके पास 512 बिट का एक ब्लॉक बनता है। इस 512 बिट के ब्लॉक से हम स्टेट कैसे बना सकते हैं, उसी तरह से हम इसके अब यहाँ पे जो स्टेट बना है ना वो आपके पास 8x8 का बना है। 8x8 का बना है तो इसका मतलब है कि पहले 8 बाइट्स उठा के आपके पास पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरे 8 बाइट से दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरे 8 बाइट से तीसरा कॉलम एंड अप टू सो ऑन आपके पास जो है आखिरी 8 बाइट से लास्ट वाला कॉलम बनेगा। आप पहले 8 बाइट को उठाएं, पहला कॉलम बनाएं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे अगेन इसे करेक्ट कर लेते हैं।
जब हम एएस की बात करें थे तो एएस के अंदर वर्ड का साइज़ 32 था। यहाँ पे आपके पास ये मॉडिफाइड एएस है, दैट इज़ वाई यहाँ पे वर्ड का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब ये 4 बाइट नहीं 8 बाइट से मिलकर बन रहा है, 8 बाइट से मिलकर बन रहा है, दैट इज़ वाई एक वर्ड का साइज़ आपके पास 64 हो गया। और टोटल आपके पास कितने वर्ड्स हो जाएंगे इसी तरह, अगर 64 है और टोटल आपके पास यहाँ पे बाइट्स हैं, तो 64 बाइट्स को अगर आप डिवाइड करते हो 8 में 8 में डिवाइड करते हो तो आपके पास 8 वर्ड्स होंगे। और उन 8 वर्ड्स को कह लो, या फिर आप उन 64 बाइट्स में से हर 8 बाइट्स को उठा के जब स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो हर 8 बाइट जो है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और आखिरी कॉलम आपके ब्लॉक का, यानी कि 8th वाला कॉलम आपके ब्लॉक का बना देंगे। ठीक है, 8x8 का यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, बिल्कुल उससे डबल हो गया। वहाँ पे आपके पास 4x4 का था और 4 बाइट्स एक कॉलम बनाते थे, यहाँ पे आपके पास 8x8 का है, 8 बाइट्स में एक कॉलम बनाते हैं। बहरहाल जी ब्लॉक टू स्टेट एंड स्टेट टू ब्लॉक कन्वर्जन यहाँ पर भी होगी जिस तरह के एईएस के अंदर थी। अगर हम हर राउंड का स्ट्रक्चर देखें तो हर राउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हर राउंड एक स्टेट इनपुट लेता है 8x8 का, उसे सब्स्टिट्यूट करता है, उसे शिफ्ट करता है, मिक्स करता है और ऐड राउंड की करता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बाइट है, शिफ्ट पहले भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट बाइट था, फिर हमारे पास शिफ्ट रोज था, यहाँ पे शिफ्ट कॉलम्स है, यहाँ पे हमारे पास मिक्स कॉलम्स था एईएस के अंदर, यहाँ पे मिक्स रो है। ठीक है, ये मॉडिफाइड एईएस है, इसलिए इसमें क्या चेंजेस हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट तो वैसे ही है, ऐड राउंड की भी वैसी ही सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन शिफ्ट रोज की बजाय यहाँ पे शिफ्ट कॉलम्स करेंगे और मिक्स कॉलम्स की बजाय यहाँ पे हम मिक्स रोज करेंगे। इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट बाइट की तो वही हमारे पास तरीका रहेगा। सब्स्टिट्यूट बाइट हमने किस तरह से करना है, हमने स्टेट का एक बाइट उठाना है, एक बाइट 2 हेक्साडेसिमल पे कंसिस्ट करेगा। पहले हेक्साडेसिमल को हमने रो वाइज और दूसरे हेक्साडेसिमल को हमने कॉलम वाइज देखना है, उनकी इंटरसेक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक हेक्साडेसिमल है 4 7, अगर हमने उससे अगर हमने 4 7 को करना है सब्स्टिट्यूट, तो हम 4 को रो वाइज और 7 को कॉलम वाइज देखेंगे तो 4 7 की सब्स्टिट्यूशन हमारे पास 9 ही बनेगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बाइट की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का वो एक तरीका बताया मैंने, बिल्कुल के अंदर किस तरह से मिक्सिंग होगी तो आपके पास फाइनली आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूट बाइट का टेबल बनाने का तरीका बताया है, जस्ट ये इसलिए हमें दिखाया कि हमें पता चले कि सब्स्टिट्यूट बाइट का टेबल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना जो है फिमली कंस्ट्रक्टेड है, ताकि सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ज़्यादा सिक्योर हो सके। शिफ्ट कॉलम्स में क्या होता है, शिफ्ट कॉलम्स में हमने कहा था कि हमारे पास शिफ्ट रोज की बजाय यहाँ पर शिफ्ट कॉलम्स होता है। शिफ्ट कॉलम्स में हम क्या करेंगे कि हर कॉलम की हर कॉलम को जो है ना, हर कॉलम के अंदर जो उसका लास्ट वाला बाइट है हम उसे शिफ्ट करेंगे। अगर तो आप कॉलम 0 में है तो कॉलम 0 का कोई भी बाइट शिफ्ट नहीं होगा। अगर आप कॉलम 1 में है तो कॉलम 1 का सबसे नीचे वाला बाइट सबसे ऊपर आ जाएगा, कॉलम 2 के अंदर नीचे वाले 2 बाइट्स ऊपर आ जाएंगे, कॉलम 3 के अंदर नीचे वाले 3 बाइट्स ऊपर आ जाएंगे, कॉलम 4 के अंदर नीचे वाले 4 बाइट्स ऊपर आ जाएंगे। एक्चुअली हम क्या करते हैं, शिफ्ट डाउन करते हैं इसके अंदर। देखिए जब हम नीचे वाला कॉलम 1 के अंदर सबसे लास्ट वाला जो सेल है उसकी वैल्यू को हम सबसे ऊपर लेके आएंगे तो उसके लिए बाकी सारी सेल की वैल्यूज़ को नीचे जाना पड़ेगा। इस तरह जब हम कॉलम 2 के अंदर नीचे वाले 2 कॉलम्स को सेल्स की वैल्यू उठा के ऊपर प्लेस करेंगे तो बाकी 6 के 6 हमें सेल्स को नीचे मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास से शिफ्ट डाउन होता है, शिफ्ट डाउन होता है, शिफ्ट लेफ्ट नहीं है बेसिकली, शिफ्ट कॉलम है, हमारे पास शिफ्ट डाउन है जिसमें हम नीचे से सेल वैल्यू उठा के हम ऊपर प्लेस करते हुए बाकी सारी सेल वैल्यूज़ को नीचे मूव करते हैं, प्रेस करते जाते हैं। इस तरह अगर हम मिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपके पास 8x8 के मैट्रिक्स को एक 8x8 के कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8x8 के इनपुट मैट्रिक्स को 8x8 के कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास मिक्स कॉलम्स के बजाय मिक्स रो सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ वाई हम प्लेन टेक्स्ट की एक रो को कांस्टेंट मैट्रिक्स की पहली कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट में रो कॉलम आएंगे। ठीक है, जब आप एक रो को उठा के एक रो उठाएंगे तो आपके पास मैट्रिक्स का ज़रा ऑर्डर बताएं क्या होगा। नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 1 होंगे और कॉलम 8 होंगे, यानी 1/8 का आप एक मैट्रिक्स 8x8 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगेन मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है। 1/8 में आपके पास 1/8 में आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल हैं, दैट इज़ वाई ये 1/8 का मैट्रिक्स ये 8x8 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट में 1/8 का एक रो मैट्रिक्स बनाएगा। इसी तरह से आप रो 0 के बाद रो 1, रो 2, रो 3 एंड अप टू रो 7 यानी 8वीं रो को भी उठा के बारी बारी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 8 की 8 रोज गेट करके
आप एक आउटपुट बना लेंगे, एक आउटपुट साइफर एक आउटपुट मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन वैसी ही होगी। हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, बाइनरी से पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल से दोबारा उसको रेंज में लेकर आएंगे, और फिर पॉलिनोमियल से दोबारा बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और लास्ट में एक्सऑर करके तो फाइनली हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, बिल्कुल जिस तरह से हमने मिक्स रोज के अंदर किया था। ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल की जैसे AES की है, यानी इसके अंदर हम हर सेल वैल्यू को, दोनों मैट्रिक्स के हर सेल वैल्यू को आपस में एक्सॉर करते हैं। एक्सॉर टेबल को यूज़ करते हुए दो हेक्साडेसिमल को एक्सॉर करने का तरीका हमारे पास हमें पता है जी। हमने एक दूसरे के नीचे रख के उनको, यानी पहले हेक्साडेसिमल को पहले हेक्साडेसिमल जो दो का कॉम्बिनेशन है, और दूसरे दो हेक्साडेसिमल जो है दोनों सेल वैल्यूज, इसके पहले को हमने पहले के साथ और दूसरे को हमने दूसरे के साथ एक्सॉर करते हैं, और हमारे पास रिजल्टेंट आपके पास एक बन जाएगी जी, स्टेट बन जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि की एक्सपेंशन व्हीलपुल में कैसे होती है। AES के अंदर की एक्सपेंशन हमारे पास कैसे होती थी। AES के अंदर की एक्सपेंशन के लिए हम AES को ही यूज़ करते थे बेसिकली। AES को यूज़ नहीं करते थे बेसिकली, वहाँ पे हमने वर्ड एक्सपेंशन है डिफरेंट तरीके देखे थे। यहाँ पे हम व्हीलपुल के अंदर AES की कीज़, व्हीलपुल की कीज़ बनाने के लिए बेसिकली AES को ही की जनरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। इस तरह से ये देखिए जी, आपके पास देखिए जी, आपके पास साइफर की जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, K0 जो आपके पास की है उसको राउंड 1 से गुजारा, राउंड 1 से गुजार के इसको सब्स्टिट्यूट बाइट, ये साइफर की जो सेंडर एंड रिसीवर ने डिसाइड किया है, ये 512 बिट्स की जो सेंडर एंड रिसीवर ने डिसाइड की है, उसे बिल्कुल AES जैसे राउंड से, पूरे राउंड से गुजारा जाएगा। यानी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट बाइट, शिफ्ट कॉलम, मिक्स रो और ऐड राउंड की का फंक्शन होगा, और इसी तरह से उसकी आउटपुट को फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और आपके सॉन 10 राउंड से गुजारा जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम में आपके पास ऐड राउंड की यानी प्री राउंड एग्जिस्ट करता है। अगेन हमें पता है कि प्री राउंड के अंदर सिर्फ ऐड राउंड की होता है, लेकिन AES बिल्कुल का जो AES है उसके अंदर राउंड 10 का चेंज नहीं है। राउंड 10 बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी राउंड्स हैं, जबकि जब हमने AES की बात की तो उसके अंदर आपके पास फर्स्ट प्री राउंड और लास्ट राउंड चेंज थे, जबकि व्हीलपुल का जो फर्स्ट राउंड है जस्ट वो चेंज है, यानी प्री राउंड चेंज है, और बाकी सारे राउंड सेम है, और वही सेम प्रोसीजर आपके पास की जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी वही सेम टू सेम राउंड्स चारों के चारों ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये आपके पास कि यहाँ पे आपके पास जो की है, ज़ाहिर बात है की जनरेशन इटसेल्फ की जनरेट कर रहा है, तो उसे कहाँ से कीज़ मिलनी है, वो एक्चुअली हम राउंड कॉन्स्टेंट्स उसे प्रोवाइड करते हैं। राउंड कॉन्स्टेंट 10 राउंड कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, जो कि हमने पहले भी AES के अंदर पढ़े थे। उन राउंड कॉन्स्टेंट्स को हम एड राउंड की को एज अ की पास करते हैं। वो ये चार ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट में जो की बनाता है वो आपके पास जो है इंक्रिप्शन के राउंड्स के लिए की के तौर पर एक्ट करता है, और इसी तरह आपके पास 10 राउंड्स की जनरेशन के काम करके 10 कीज़ बनाते हैं, और फिर वो राउंड कॉन्स्टेंट को एज अ की यूज़ करते हैं, और K0 जो सेंडर एंड रिसीवर ने डिसाइड किया है वही की एज अ K0 यूज़ होती है। राउंड कांस्टेंट अगर हम थर्ड राउंड के लिए देखें, थर्ड राउंड के लिए राउंड कांस्टेंट आपके पास ये है। इस तरह राउंड कांस्टेंट 0, राउंड कांस्टेंट 1 एंड राउंड कांस्टेंट 2 एंड आपके सो ऑन। हर राउंड के लिए आपके पास राउंड कांस्टेंट डिफरेंस है। ये राउंड कांस्टेंट 3 हमारे पास बना कैसे है, इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी, इसकी कैलकुलेशन की भी हम बात करते हैं। राउंड कांस्टेंट जो थर्ड राउंड के लिए है जी, ये जो राउंड कांस्टेंट्स हमने यूज़ करने हैं 10 राउंड कांस्टेंट 1 से लेकर राउंड कांस्टेंट 10 तक की जनरेशन के ऐड राउंड की वाली ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो राउंड कांस्टेंट्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। उन राउंड कांस्टेंट्स में आपके पास बेसिकली हर राउंड कांस्टेंट एक 8x8 का मैट्रिक्स है। जाहिर सी बात है, हम 512 बिट्स की बात करें तो 512 बिट्स के लिए हमें 8x8 का एक मैट्रिक्स चाहिए। तो ये 512 बिट्स 8x8 का जो मैट्रिक्स है, ये आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहली रो जो है वो नॉन ज़ीरो होती है, बाकी सारी की सारी इसकी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं सब्स्टिट्यूट बाय ट्रांसफॉर्मेशन टेबल से। फॉर्मूला उसका हमारे सामने गिवन है, राउंड कांस्टेंट राउंड का नंबर जो भी होगा आपके पास, अगर राउंड 0 है तो राउंड कांस्टेंट 0 रो एंड कॉलम
इज़ इक्वल टू, अगर आप सब्स्टिट्यूट बाइट करते हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कॉल करते हैं, जिसमें 8 राउंड -1 प्लस कॉलम जो भी आपके पास राउंड की वैल्यू, रो एंड कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हैं, और अल्टीमेटली आपके पास जो है ना ये राउंड कांस्टेंट कैलकुलेट होता है। इसका आसान तरीका, इसको कैलकुलेशन की बजाय अगर हम डायरेक्ट इसको देखना चाहें तो राउंड कांस्टेंट 1 जो बेसिकली क्या है, राउंड कांस्टेंट 1 आपके सब्स्टिट्यूट बाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेबल की पहली 8 एंट्रीज अगर हम उठाएं तो, और 8 एंट्रीज को उठा के हम अगर राउंड कांस्टेंट 1 की पहली रो फिल करते हैं और बाकी सारी की सारी उसकी जो रोज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी, क्योंकि हमने ये पहले ही कहा है कि इस 8/8 के राउंड कांस्टेंट के 8/8 के मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ पहली रो जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, बाकी सारी की सारी रोज़ जो है वो ज़ीरो होंगी। तो अगर हम राउंड कांस्टेंट 1 की बात करें तो राउंड कांस्टेंट 1 की जो पहली रो है वो आपके पास से सब्स्टिट्यूट बाइट वाले अगर आप टेबल के अंदर जाते हैं और उसकी पहली 8 एंट्रीज उठाते हैं तो वो राउंड कांस्टेंट 1 की पहली 4 वैल्यूज़ बन जाती है। इसी तरह राउंड कांस्टेंट 2 जो है सब्स्टिट्यूट बाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेबल की अगली 8 एंट्रीज़ को अपनी पहली रो बनाता है। राउंड कांस्टेंट 3 सब्स्टिट्यूट बाइट वाले टेबल की उससे अगली यानी थर्ड वाली 8 एंट्रीज़ को उठा के अपनी अपनी फर्स्ट रो बनाता है। और यहाँ पे ये राउंड कांस्टेंट बेसिकली थर्ड राउंड के लिए नहीं, यहाँ पे जो आपके पास गिवन है इसमें मिस्टेक है, ये राउंड कांस्टेंट 4 है। राउंड कांस्टेंट 4 सब्स्टिट्यूट बाइट टेबल के पहले सब्स्टिट्यूट बाइट टेबल के चौथे जो 8 बाइट्स हैं उनसे जो अपनी पहली रो बनाते हैं और बाकी सारी ज़ीरो बनाते हैं। जिस तरह से ये देख लें 1D E0 D7 C2 2E 4B FE और F7 5-7 है। अगर हम इसे याद रखते हैं 1D E0 D7 तो हम सब्स्टिट्यूट बाइट वाले टेबल के अंदर जाके देखते हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट बाइट का टेबल आ गया है जी। ये सब्स्टिट्यूट बाइट टेबल की पहली 8 एंट्री 0 से लेके 7 तक, फिर 8 से लेके आपके पास F तक अगली 8 एंट्रीज़, फिर ये 16 से लेके यानी 1 वाली रो के अंदर पहली 8 एंट्रीज़ जो आपके पास 16 से लेके 35 तक आपके पास तीसरी 8 एंट्रीज़, और 1D से लेके 5-7 तक आपके पास चौथी 8 एंट्रीज़। तो यही आपके पास अगर आप RC4 को देखते हैं, जो मैंने आपको बताया RC4 है, तो उसकी 1D E0 D7 E2 C2 2E 4B FE और F5-7 ये जो है ना उसकी सब्स्टिट्यूट बाइट की अगली 4 एंट्रीज़ आपके पास है, यानी चौथी 8 एंट्रीज़, नॉट 4, चौथी 8 एंट्रीज़ मिलके आपके पास राउंड कांस्टेंट 4 की पहली रो बनाती हैं। इस तरह राउंड कांस्टेंट 5 के लिए उससे अगली, राउंड कांस्टेंट 6 के लिए उससे अगली, राउंड कांस्टेंट 7 के लिए उससे अगली, राउंड कांस्टेंट 9 और राउंड कांस्टेंट 10 के लिए आपके पास 4th रो तक यानी 0 1 2 3 4 5 रोज़ अगर हम इसकी पहली यूज़ करते हैं तो उसकी 5 रोज़ की पहली 5 रोज़ की एंट्रीज़ को हम हर राउंड कांस्टेंट की पहली रो बनाते हैं। 8 एंट्रीज़ को 16 में से 8 को हम पहली राउंड कांस्टेंट की पहली रो बनाते हैं और बाकी सारी की सारी राउंड कांस्टेंट की एंट्रीज में वो ज़ीरो जाएंगी। दैट वाज ऑल अबाउट द व्हील पूल। व्हील पूल के अंदर हमने क्या जाना कि हम किस तरह से मैसेज से डाइजेस्ट बनाते हैं। हम 512 बिट्स का इनपुट ब्लॉक लेते हैं, 512 बिट्स का ही उससे हमारे पास डाइजेस्ट क्रिएट होता है जी। व्हील पूल के अंदर हमारे पास ब्लॉक का साइज़ 512 बिट्स है और साफिर की का साइज़ भी यहाँ से यानी जो साफिर की यूज़ करते हैं वो भी 512 बिट्स की ही है, और जो आउटपुट जनरेट होती है वो भी 512 बिट्स का ही डाइजेस्ट क्रिएट होता है। राउंड्स यहाँ पे 10 यूज़ होते हैं। की एक्सपेंशन के लिए हम की एक्सपेंशन का कोई नया तरीका नहीं, बल्कि साइफर ए साइफर जो मॉडिफाइड ए साइफर है उसको ही हम एज अ की एक्सपेंशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। और जब हम ए साइफर को की एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो कीज़ यूज़ होती हैं वो राउंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि राउंड कीज़ के तौर पर यूज़ होते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूट बाय ट्रांसफॉर्मेशन, परम्यूटेशन के लिए शिफ्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मिक्सिंग के लिए मिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन। और राउंड कांस्टेंट आपके पास कहाँ से मिलते हैं आपको? क्यूब रूट्स ऑफ द फर्स्ट 80 प्राइम नंबर से आप क्या निकालते हो जी? राउंड कांस्टेंट्स निकालते हो। या फिर राउंड कांस्टेंट कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका है हमारे पास, हमने सब्स्टिट्यूट बाइट की टेबल से देखा, उसकी वजह से हम राउंड कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास जनरल आइडिया बिल्कुल का ये मॉडिफाइड साइफर, और इसने क्या करना है, उसी तरह से ओरिजिनल मैसेज को पैड करके मैसेज लेंथ के साथ 512 बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, उन्हें बिल्कुल इंक्रिप्शन से साइफर से गुजारना है। और फिर हर बिल्कुल इंक्रिप्शन साइफर के अंदर आपके पास कितने राउंड होंगे? इसके अंदर हर एक के अंदर 10 + 11 प्री राउंड होगा। प्री राउंड के अंदर सिर्फ राइट राउंड ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी सारे राउंड्स के अंदर 4 के 4 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होंगे। और इस तरह से हम व्हील पूल की मदद से मैसेज एडजस्ट बना सकते हैं और मैसेज की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द मैसेज, दैट वाज ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन।